डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच्ची है या झूठी ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन आपसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो सच होता है हमें उसका एहसास हो ही जाता है और हम उस पर यकीन करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई कहानी झूठी होती है तो हमें शुरू से ही उस पर किसी तरह का कोई यकीन नहीं होता। हमारी आज की कहानी मुझ तक कैसे पहुंची ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन यकीन मानिए कहानी का अंत आते आते आप सब कुछ खुद ब खुद जान जाएंगे। और मैं आशा करता हूं आप अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि मैं भी जान पाऊं क्या इस कहानी पर आप यकीन कर पाए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैरी वॉकर है और मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का रहने वाला हूं। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जिस घटना को आज मैं आपको बताने वाला हूं वो मेरे साथ 1970 में घटी थी। उस समय मैं नौकरी का इंतज़ार कर रहा था और मुझे किसी तरह की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं घरों में कारपेंटर का काम करता था, लेकिन इस तरह का काम बहुत ही कम हो गया था क्योंकि ये समय हमारी करेंसी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गई थी। सब तरफ हाहाकार मचा था और लोगों के पास काम नहीं था। मैं भी यही यकीन करता था कि मुझे किसी तरह का भी कोई काम मिल जाए, मैं उसे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आखिरकार मुझे एक काम मिल ही गया। मुझे नॉर्थ डकोटा में एक गांव बनाना था। इस गांव में कई घर होते और इसे साथ वाले शहर का रिहायशी इलाका बनाया जाता। मुझे यहां पर कारपेंटर का काम करना था और यहां पर बहुत सारे मजदूर आने वाले थे। मैं भी खुश था क्योंकि ये काम 6 महीने तक चलने वाला था और मुझे 6 महीने में काफ़ी अच्छे पैसे मिलने वाले थे। मैं ये यकीन करता था कि 6 महीने बाद देश के हाल वैसे भी अच्छे होने वाले हैं, तो मुझे इन 6 महीनों के लिए काम मिल गया है तो मेरा घर भी अच्छा चलने लगेगा। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर जंगल हटाया जा रहा था। वो एक घना सा जंगल था जिसके बीचों बीच उस गांव को बसाया जा रहा था। पहले तो मुझे बताया गया था कि पास में ही एक शहर है और उसका रिहायशी इलाका इसे बनाया जाएगा, लेकिन जब मैंने यहां आकर देखा तो मुझे पता लगा कि ये पूरा का पूरा जंगल हटाकर उसके बीचों बीच एक गांव बसने वाला है। मुझे लग रहा था कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया से छिपाया जाएगा, लेकिन ये मेरे ख्याली पुलाव हो सकते थे। हमने यहां पर काम करना शुरू कर दिया। मेरे यहां पर 2 से 3 दोस्त बन गए थे जो मेरे साथ ही कमरे में रहते थे। यहां पर टेम्परेरी घर बनाए गए थे जहां पर हम सब मजदूर रहा करते थे और यहां से जाकर हम उस गांव में काम किया करते थे। धीरे धीरे वो गांव बनने लगा था, लेकिन यहां पर कुछ अजीब सा हो रहा था। यहां पर इस गांव के पास ही बड़ी बड़ी कुछ फैक्ट्रियां भी लगाई गई थी जो सबसे तेजी से बनाई गई थी। हम जब भी सुबह काम करने के लिए पहुंचते तो हम देखते कि बड़ी ही तेजी से रातों रात जैसे एक फैक्ट्री बना ली गई हो। यहां पर काम काफी तेजी से चल रहा था और हमें पता था कि सरकारी पैसे बहुत ही तेजी से यहां पर खर्च हो रहे हैं। हम भी तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी 6 महीने का समय लगने वाला था। पहले तो हम यहां पर आसपास भी घूमा करते थे और देखा करते थे कि यहां पर क्या क्या बन रहा है, लेकिन फिर हमें पता लगना शुरू हो गया कि यहां पर धीरे धीरे सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये सिक्योरिटी गार्ड इन चीज़ों की रखवाली ही नहीं करते, बल्कि हमें भी आसपास घूमने से रोकते। वो नहीं चाहते थे कि हम आसपास हर जगह में घूमें। तब मुझे शक होना शुरू हो गया कि ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट हो सकता है जो आम जनता से छुपाया जा रहा था। हमें यहाँ पर 40 से 50 घर बनाने थे और ये बहुत ही अच्छे बनाने थे, लेकिन हमारे पास जिस तरह के नक्शे दिए गए थे वो काफ़ी अजीब थे। इन घरों की बनावट बहुत ही अलग थी
और हर घर के अंदर एक बंकर बनाया गया था। मुझे पता है कई इलाकों में जिस तरह से कैलिफोर्निया के घरों के नीचे बंकर बनाए जाते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा टोर्नेडो आते हैं, इसी कारण बंकर बनाए जाते हैं। लेकिन डकोटा में किसी तरह के कोई तूफान नहीं आते जो इस तरह से ऊपर से घरों को उड़ा सकें, या यहां पर किसी और तरह का खतरा नहीं होता। आखिर यहां पर बंकर बनाने का क्या काम था? मैंने कई मजदूरों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। हर कोई कहता कि सरकारी प्रोजेक्ट में यहां खास लोग रह सकते हैं, शायद उन्हें बचाने के लिए नीचे बंकर बनाए जा रहे हों। धीरे धीरे जैसे जैसे वो घर बनते जा रहे थे, हमारी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। वो घरों के डिजाइन काफी अच्छे थे, लेकिन अंदर से वो काफी अजीब थे। किचन के जो सिंक थे वो काफी नीचे बनाए गए थे, जबकि अलमारियां भी काफी छोटी बनाई गई थी। क्या यहां पर बौने रहने वाले थे? सब कुछ इतना छोटा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों हर चीज को छोटे से छोटा किया जा रहा है? हमारा कद 6 फुट तो होता ही है, या कम से कम 5 फुट तो होगा, लेकिन ये सब कुछ इस तरह से बनाया जा रहा था जैसे यहां पर 4 फुट के लोग रहेंगे। ये कुछ अजीब सा था, लेकिन हम सवाल भी तो नहीं पूछ सकते थे। बड़ी मुश्किल से तो काम मिला था। अगर ये भी हमारे हाथ से निकल जाता तो हमें और काम नहीं मिलता, इसीलिए हम सवाल नहीं करते। यहां पर कुल 100 से ज्यादा लोग लगे हुए थे और हर समय गांव में भीड़ भाड़ ही रहती। हर कोई काम कर रहा होता, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे फैक्ट्रीज चलनी शुरू हो गई थी। यहां पर दूर से कोई सामान नहीं आता, फिर भी वो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा होता। ये हमारे लिए हैरानी का सबब था। आखिर उन फैक्ट्रीज में बनाया क्या जा रहा था? ये 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी जिनसे हमेशा धुआं निकलता ही रहता। वहां पर कुछ तो बनाया जा रहा था, हमें कभी पता ही नहीं चलता। हमारे सामान का ट्रक बाहर से आता, लेकिन उस फैक्ट्री के बाहर तो सड़क भी नहीं बनी थी। आखिर उसके अंदर काम क्या चल रहा था? क्या उसे पूरी तरह से बना लिया गया था? क्या वहां पर कुछ इलीगल काम हो रहा था? हमारे मन में सवाल तो थे, लेकिन हमें जवाब मिल नहीं पा रहा था। लेकिन मैं हमेशा से जासूसी स्वभाव वाला था। मैं हमेशा से ही रहस्यों को सुलझाता रहता। ये मेरे लिए एक रहस्य था जिसे मुझे सुलझाना था। मैंने अपने एक दोस्त जेम्स के साथ एक प्लान बनाया। हम रात के वक्त उस फैक्ट्री में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे वहां पर हो क्या रहा है। हमें पता था यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। एक रात हम निकल पड़े उस फैक्ट्री को देखने के लिए, जहां पर रात के वक्त भी लाइट्स जलती ही रहती हैं। हमें सिक्योरिटी गार्ड से बचना था, जिनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हमारे लिए ये काफी अलग था। हम उनसे बचते हुए किसी तरह से फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गए थे। अब हमें फैक्ट्री के अंदर पहुंचना था और अंदर जाने का कोई और रास्ता मिल नहीं रहा था। लेकिन जेम्स को एक तरफ कांच की खिड़की मिल गई जिससे हम अंदर घुस सकते थे। हमें एक बात पता थी, अगर हम पकड़े जाते तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। इसीलिए हमें बचकर काम करना था। हमें सिर्फ ये पता करना था कि अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद हम भागते हुए घर पर आ जाते। हम दोनों उस खिड़की को खोलकर अंदर जा चुके थे। हमें यहां पर घूमना था। हमने देखा कि अंदर कई लोग काम पर लगे हुए थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। हमें यह जानना था कि अंदर चल क्या रहा है। हम जैसे ही पहले कॉर्नर में पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। वहां पर कांच के मर्तबान रखे गए थे। उन मर्तबान में कई तरह के शारीरिक अंग रखे गए थे। शरीर के अंग देखकर हम तो हैरान हो चुके थे। हमें लग रहा था यहां पर किसी तरह का इंसानी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस चीज ने हमें काफी ज्यादा डरा दिया था। हम जानते थे अगर इस चीज का पता बाहर किसी को लगता तो परेशानी बढ़ सकती थी और हमें भी यहां से निकलना चाहिए। अगर हम आगे पकड़े गए तो यकीनन हमारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। हमें मारा भी जा सकता है। ये काम इसी तरह से तो चलते हैं। हम आगे नहीं जाना चाहते थे और डर के मारे हम उस खिड़की पर पहुंच चुके थे। हमने उस खिड़की को खोला और हम दोनों बाहर आने लगे। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आ रहा था, मैंने देखा
एक सिक्योरिटी गार्ड पास में ही खड़ा हमें देख रहा था। हमने उसके बारे में पता किया ही नहीं, हमें लगा ही नहीं था कि वहां पर कोई खड़ा होगा, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं लगाई। वो तो बस एक टक लगाए हमें देखे जा रहा था। वो ना कुछ कह रहा था, ना ही चिल्ला रहा था। हमें इतना पता था उसने हमें देख लिया था, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। हम भी उस खिड़की से बाहर आए और सीधा घर की तरफ भागने लगे। हमें पता था गड़बड़ तो हो चुकी है। अगर उस सिक्योरिटी गार्ड ने लोगों को बता दिया तो हमारे लिए परेशानी बढ़ सकती है। हम उस पूरी रात सोए नहीं। हम घबराए से, हमें काम भी चाहिए था और हमने पंगा भी ले लिया था। अगले दिन काम पर भी हम परेशान ही रहे, लेकिन वहां पर हमें कुछ नहीं कहा गया। शायद उस सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। शायद वो अच्छा आदमी होगा। हम यही सोच रहे थे और वापस घर की तरफ आते हुए हमें वही सिक्योरिटी गार्ड राउंड पर दिखा। हमारी नजरें झुक चुकी थी। हम डर रहे थे। हमें लगा कि वो हमें पहचान ना ले, लेकिन वो हमारे पास से गुजरा और उसने एक अजीब सी स्माइल दी। उसकी चेहरे की मुस्कान काफी अलग सी थी, जैसे वो ये जानता था कि उसने हमें पकड़ लिया था, लेकिन उसने माफ कर दिया। हमने भी वैसी ही स्माइल दी और हम घर को आ गए। हमारा डर थोड़ा कम हो गया था। हम जानते थे कि वो जानबूझकर चुप था, लेकिन क्यों? हमने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की और हमने अपना काम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 5 महीने में लगभग वो गांव तैयार हो चुका था। आसपास फेंसिंग भी की जा चुकी थी, जो सबसे अजीब थी। आखिर किसी गांव को चारों तरफ से बंद क्यों किया गया था? आखिर वहां पर होने क्या वाला था? क्या हमने किसी ऐसे गांव को बनाया था जो पूरी तरह से सीक्रेट होगा? देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन 6ठा महीना इस गांव का सबसे अजीब महीना था। हमने एक चीज नोटिस करना शुरू कर दिया। यहां पर लोगों का स्वभाव बदलना शुरू हो गया था। कई लोग जो पहले हंसमुख हुआ करते थे, वो अब चुप चुप रहा करते थे। यहां इसी तरह की बातें होना शुरू हो गई थी। कई लोगों के स्वभाव बदल गए थे। मैंने खुद देखा था। मुझे जानने वाले कई लोग एक तरफ बैठे रहते, वो एक तरफ टकटकी लगाए रहते। उनके स्वभाव जैसे बदल गए थे, वो कुछ अलग से हो गए थे। इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें जानते ही नहीं। कम से कम 120 लोग थे जब हमने काम करना शुरू किया था। उसके बाद यहां पर सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ी और हम कुल 150 से ज्यादा थे। लेकिन अब जैसे आम लोगों की संख्या कम हो गई थी और अजीब लोगों की संख्या ज्यादा। पहले यहां पर हंसी ठिठोले हुआ करते थे, लोग आसपास बातें किया करते थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम हो गई थी। अब तो जैसे मशीनें काम कर रही थी। हर कोई काम पर जाता और वापस आ जाता, ना किसी से बात करता, ना हंसता। हमारे कमरे में भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जेम्स, जो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, उसके हालात भी बदल गए थे। वो मुझसे बात ही नहीं करता। वो बस काम पर आता, अपना काम करता और घर को निकल लेता। मैं उसको बुलाने की बहुत बार कोशिश करता, लेकिन वो बदल गया था। वो मेरी तरफ एक टक लगाए देखता रहता, जैसे वो मशीन बन गया था। धीरे धीरे जैसे ही 6ठा महीना खत्म होने वाला था, यहां पर सब लोगों का स्वभाव ऐसा ही हो गया था। क्या यहां पर किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था? क्या यहां पर कोई जहरीली गैस थी जो हमारा दिमाग खराब कर रही थी? लेकिन मैं तो ठीक था। मैं सबको बुलाता। यहां पर कुछ ही तो लोग थे जो बिल्कुल सही लगते थे, उनके सिवा सब जैसे मशीनें। एक दिन मुझे कुछ बेहद ही अजीब चीज देखने को मिली। मैंने देखा कि कुछ लोग बिल्कुल सीध में उस फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे। मुझे पता था उस तरफ जंगल में सिर्फ फैक्ट्री है। शायद वो लोग फैक्ट्री में जा रहे होंगे, लेकिन ये तो आम मजदूर थे। आखिर वो फैक्ट्री में क्यों जा रहे हैं? और वैसे भी उन्हें तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। मैं उनका पीछा करने लगा।
मैं अपना काम छोड़ चुका था, लेकिन मुझे इस सच्चाई को जानना था। मैं छुपता छुपाता उनका पीछा कर रहा था। उन्हें मेरे बारे में कोई भनक नहीं लगी होगी। मैंने देखा कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोका ही नहीं। वो जैसे आगे बढ़ते गए और सिक्योरिटी गार्ड ने भी उन्हें जैसे हाथ दिया ही ना हो। मैंने देखा वो उस फैक्ट्री के अंदर जा चुके थे। किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या अब वो फैक्ट्री सबके लिए खुल चुकी थी? क्या वहां पर हर कोई जा सकता था? मैंने सोचा कि मैं भी जाने की कोशिश करता हूं। मैं भी उन्हीं की तरह सीधा जाऊंगा और फैक्ट्री में घुसने की कोशिश करूंगा। शायद मुझे भी अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। उसने बड़ी सख्ती से कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैंने उससे कहा कि वो मजदूर भी तो गए हैं। तो उसने कहा, तुम नहीं जा सकते, उनको परमिशन है। इतना सुनने के बाद मैं वापस आ गया। आखिर किन लोगों को परमिशन मिल रही थी और किन को नहीं, इसका पता मुझे नहीं लग पा रहा था। लेकिन उसके अगले दिन कुछ और ज्यादा अजीब हुआ। मैंने देखा, जब मैं काम कर रहा था, अचानक से जेम्स उठा और उस फैक्ट्री की तरफ चलने लगा। उसको किसी ने कुछ नहीं बताया था। वो तो जैसे अचानक ही वहां पर जाने लगा। मैं अब उसका भी पीछा करने लगा था। मुझे पता था यहां पर कुछ तो गड़बड़ है और ये गड़बड़ उस फैक्ट्री से ही हो रही है। मैं फिर से छिपता छिपाता हुआ फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। मैं जेम्स का पीछा कर रहा था। उसका स्वभाव कितना बदल गया था कि वो मुझे अब जवाब नहीं दे सकता था। वो जैसे मशीन बन गया था। कई दिनों से मैंने उससे बात तक नहीं की थी, क्योंकि वो बदल ही इतना गया था। वो किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे वो भी फैक्ट्री की तरफ जा रहा था। मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका ही नहीं और वो फैक्ट्री के अंदर चला गया। ये मेरे लिए हैरानी का सबब था। आखिर कैसे कुछ लोगों को फैक्ट्री के अंदर जाने दिया जाता है और कुछ को रोक दिया जाता है? क्यों? आखिर क्या चीज है जो सिक्योरिटी गार्ड को पता लग जाती है और वो उन्हें अंदर जाने देता है? मैंने याद करने की कोशिश की। कोई साधारण व्यक्ति उस फैक्ट्री के अंदर नहीं गया, बल्कि जिनके स्वभाव बदल गए हैं वही तो अंदर जा रहे हैं। क्या अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है? मुझे पता था आज मुझे इसका पता लगाना ही होगा। आज मुझे और अंदर तक जाना ही होगा। उस शाम मैं इस बारे में सोचता ही रहा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। आखिर मुझे इसकी सच्चाई बाहर लानी ही थी। वक्त रात के 9 बजे का होगा। मैं छिपता छिपाता हुआ फैक्ट्री की तरफ निकला। इस अंधेरे में सिक्योरिटी गार्ड ये पता नहीं कर पाते कि मैं किस तरफ से उस फैक्ट्री के अंदर जा सकता था। मुझे अंदर जाने का रास्ता पता था। इस बार मैं ज्यादा सावधान रहने वाला था। मैंने देखा कि वो खिड़की फिर से खुली थी। मैं उसी के सहारे फैक्ट्री के अंदर घुस गया। अंदर फिर से काम चल रहा था। जैसे अंदर मशीनों की आवाज आ रही थी। मैं पहले उन्हीं मर्तबानों के पास से गुजरा जिसमें इंसानी अंग रखे गए थे। अब वहां पर बहुत सारे इंसानी अंग रखे जा चुके थे। मैं घबराया सा उससे आगे बढ़ रहा था। मुझे डर था यहां पर इंसानी अंगों की स्मगलिंग तो नहीं चलती। यहां पर किसी तरह का ड्रग्स तो नहीं दिया जाता जो इंसानों को पागल कर देता है। शायद यहां पर लोगों को वही दिया जाता हो। मेरे दिमाग में ख्याल तो बहुत सारे थे। मेरे दिल में डर भी बहुत सारा था। इसी तरह मैं आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसके आगे कुछ बहुत ही अजीब देखने को मिला। अंदर बहुत सारे कांच के सिलेंडर रखे गए थे जिसमें पानी भरा था और उसमें कई लोग लेटे हुए थे। हर सिलेंडर में एक इंसान। मुझे नहीं पता वो जिंदा थे या मरे हुए, लेकिन हम पानी में सांस नहीं ले सकते और उनके मुंह में किसी तरह की पाइप नहीं लगी थी। यकीनन वो मरे हुए होंगे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वहां पर कई सारे इंसान रखे गए थे। मैं जानता था यहां पर कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है।
यहाँ पर शायद इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये कर कौन रहा है? क्या सरकार कर रही है? लेकिन यहीं पर क्यों? मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन आगे जाकर एक सिलेंडर को जब मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। उस सिलेंडर में बिल्कुल मेरा हमशक्ल था। वो उसी सिलेंडर में, उसके शरीर पर भी वैसे ही निशान जैसे मेरे शरीर पर हैं, जैसे मेरी पूरी की पूरी कॉपी बनाई गई थी। मैं डरा हुआ, सहमा हुआ उसे ताके जा रहा था। मैंने हाथ लगाकर उस सिलेंडर को देखने की कोशिश की। उसमें रखा पानी थोड़ा सा गर्म होगा, इसीलिए वो सिलेंडर भी थोड़ा सा गर्म लग रहा था। लेकिन मेरे मन में ये सवाल, आखिर मेरा हमशक्ल यहाँ पर इस तरह मरा हुआ क्यों पड़ा है? ये सवाल जैसे ही मेरे मन में घूम रहा था, मैंने देखा उसने आंखें खोली। उसने पानी में ही आंखें खोली थी। मैं इसे देखकर डर गया था। कोई इंसान पानी में जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी पलकें भी झपका रहा था। ये यकीनन मेरा क्लोन था। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। यहाँ पर क्या चल रहा था मैं समझने सा लगा था। यकीनन यहाँ पर क्लोन बनाए जा रहे थे, और जैसे ही लोगों के स्वभाव बदल रहे थे, वो उनके स्वभाव नहीं बदल रहे थे। असल में लोगों को ही बदला जा रहा था। इस फैक्ट्री में क्लोन बनाए जा रहे थे। यकीनन जिसे मैं जेम्स समझ रहा हूँ, वो जेम्स नहीं है। लेकिन असली लोगों का क्या हो रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल था। उस क्लोन ने मुझे देख लिया था और वो पलकें झपका रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानना था। मैं यहाँ रुक नहीं सकता था। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, और आगे भी मुझे बहुत ही अजीब चीज़ें नज़र आईं। मुझे वहाँ पर छोटे कद के इंसान नज़र आए। पहले तो वो मुझे इंसान ही लग रहे थे, लेकिन उनकी शरीर की बनावट कुछ अलग थी। वो जैसे इंसान ना हों, एलियंस हों, लेकिन उनकी भी हमारी जैसी आंखें थीं। मैं कई अखबारों में देख चुका था कि एलियंस तो ग्रे रंग के होते हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये तो जैसे बौने थे। सिर्फ इनका रंग ही बिल्कुल सफ़ेद। सफ़ेद ही क्या, ये तो ग्रे कलर था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और उसे देखने के बाद मुझे फैक्ट्री से बाहर आना था। मैं यहाँ पर फंसना नहीं चाहता था। मैं जानता था मेरे साथ क्या हो सकता है। मैं जैसे ही उस खिड़की के पास पहुंचा, मैंने देखा मेरे सामने मेरा क्लोन खड़ा था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो बिल्कुल भीगा हुआ मेरे सामने खड़ा था, और वो मुझे ताके जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हूं। उसके शरीर पर वैसे ही दाग, उसके बाल भी मेरे जैसे ही। ऐसा ही हेयर स्टाइल तो मैं रखता हूं। मैं घबराया हुआ उसके सामने खड़ा था, और वो मुझे ताके जा रहा था। उसके सर पर भी मेरे सर जैसी ही सलवटें। जिस तरह से मैं गुस्सा करता हूं, वो भी बिल्कुल वैसा ही गुस्सा सा नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो मुझे उत्सुक सा नजर आने लगा। उसने अपने हाथ से मुझे छूने की कोशिश की, और मैं डरकर उस खिड़की से बाहर भागने लगा। मैं जानता था यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, और यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। मैं अब अपने घर की तरफ नहीं, सीधा इस गांव से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। अब मैं देख रहा था चारों तरफ जैसे सीटी की आवाज़ आ रही थी। यकीनन वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। पूरे जंगल में मेरी तलाश हुई, और मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़कर पत्तों के बीच छिपकर वो रात गुजार पाया। उसके बाद मैं वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैं न्यू मैक्सिको में पहुँचा, और वहाँ पर मैंने बैंक से पैसे निकलवाने की कोशिश की, तो मुझे पता लगा कि मेरे बैंक से मेरे पैसे निकाले जा चुके हैं। वो मैंने नहीं निकाले थे, लेकिन बैंक की वो कर्मचारी मुझे यही बता रही थी कि नॉर्थ डकोटा के एक बैंक से
मेरे पैसे निकाले जा चुके थे, वो मेरे ही साइन थे। ये चेक भी मैंने ही निकाला था। मुझे पता था ये मैं नहीं हो सकता। यकीनन मेरे क्लोन को बाहर छोड़ा होगा और उसने ये सब किया होगा। उसके बाद मुझे हमेशा लगता रहता कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे मारने की कोशिश भी बहुत बार हुई और मैं किसी तरह से अमेरिका से मेक्सिको में पहुंच गया। यहाँ से मैं अलग अलग देशों में भटकता ही रहा। कभी तो मैं कंबोडिया गया तो कभी नकली पासपोर्ट बनाकर भारत में भी रहा। मैं अलग अलग देशों में भागता रहा और मुझे वहाँ पर वैसे ही क्लोन्स दिखते रहे। मैं क्लोन्स को पहचान सकता हूँ। उनके हाव भाव बिल्कुल अलग होते हैं। मैं नहीं जानता ये एलियंस कर रहे हैं या सरकार, लेकिन मैं ये जानता हूँ इंसानों को बदला जा रहा है। हमारी पहचान बदली जा रही है। इंसानों को गायब करके उनकी जगह क्लोन्स भर्ती किए जा रहे हैं जो हमें आगे ले जा रहे हैं। क्या वो इंसानी प्रजाति को खत्म करना चाहते हैं? वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैं पिछले 50 सालों से भागता ही आ रहा हूँ और इस उम्र में भी मैं भाग ही रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूँगा, लेकिन ऐसे वीरान शहरों में छिपते छिपाते मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं जी है और मैं इस बात को दुनिया को बताना चाहता हूँ। हम बदल रहे हैं और मुझे नहीं पता हमें कौन बदल रहा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करो। जो भी मेरी कहानी को सुन रहा है वो जवाब ढूंढने की कोशिश करो। कुछ तो गड़बड़ हो रही है।